हमारा माइंड धीरे धीरे ब्रेन वॉश हो रहा है। मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी या गवर्नमेंट लेज़र बीम वाली बात नहीं कर रहा। सीरियसली सोचो कभी, मार्क जकरबर्ग अचानक से सर्फिंग क्यों सीखने लगा, एमएमए फाइट्स क्यों करने लगा और हर दूसरे पॉडकास्ट में क्यों जाने लगा। और फिर एलन मस्क को देखो, वो हर दिन एवरेज 93.8 ट्वीट करता है। ये सब फ्री स्पीच के लिए नहीं हो रहा। और जकरबर्ग ने भी एक दिन उठकर रैंडमली ये डिसाइड नहीं किया कि अब उसे अपने कपड़े बदलने हैं। ये सब कैलकुलेटेड मूव्स हैं और इनसे ये बिलियनियर्स और भी ज़्यादा अमीर बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस पूरी स्ट्रैटेजी को कामयाब बनाने वाले तुम ही हो। आज की वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे कि बिलियनियर्स कैसे अटेंशन को वेपन बना लेते हैं। और मज़ेदार बात यह है, जब तुम्हें ये सिस्टम समझ आ जाता है तो तुम भी सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो और उसके लिए तुम्हारे पास अरब डॉलर होने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये तुम्हें बेहद अमीर बना सकता है। तो चलो सब कुछ ब्रेक डाउन करते हैं। वेलकम टू वेल्थ वेक। इस वीडियो का पूरा फोकस है कि बिलियनियर्स और इवेंचुअली तुम भी अपनी आइडेंटिटी को एक मनी मेकिंग मशीन कैसे बना सकते हो। लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को पूरी तरह से गलत समझते हैं। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा ट्राई करते हैं, कुछ बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाते और कुछ ऐसी आइडेंटिटी बना लेते हैं जिससे कोई कनेक्ट ही नहीं कर पाता। इस चीज़ को सही करना आसान नहीं है जब तक तुम्हें पता ना हो कि करना क्या है। तो चलो अब एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसे ये सबक बहुत बुरे तरीके से सीखना पड़ा, मार्क जकरबर्ग, जिसे ये समझ आया कि अपनी कहानी खुद सुनाना क्यों ज़रूरी है। थोड़ा सोचो, कितना अजीब है ना, जिस इंसान ने दुनिया का सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म बनाया, वही इंसान उस प्लेटफॉर्म पर सबसे कम पसंद किया जाने लगा। फेसबुक के शुरुआती दिनों में जक बहुत शांत था, नर्डी था, हर दिन वही ग्रे टी शर्ट पहनता था। वो एक इंट्रोवर्टेड जीनियस था जिसने सोसाइटी को रिवर्स इंजीनियर किया, उसे तुम्हारे लैपटॉप में डाला और पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया। लेकिन कुछ सालों और कुछ अरब यूजर्स के बाद सब कुछ मैसी हो गया। सबसे पहले आया कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। एक शेडी पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म ने 87 लाख से ज़्यादा फेसबुक यूजर्स का प्राइवेट डेटा चोरी कर लिया बिना उनकी परमिशन के। और फिर उसी डेटा से ब्रेक्जिट वोट और 2016 यूएस इलेक्शन के लिए हाइपर टारगेटेड पॉलिटिकल एड्स चलाई गई। इसके बाद आए इलेक्शन इंटरफेरेंस स्कैंडल्स। रशियन ट्रोल फार्म्स, फेक फेसबुक अकाउंट्स और मीम पेजेस के जरिए प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। फिर धीरे धीरे प्राइवेसी को लेकर चिंताएं बढ़ती गईं। डेटा लीक्स, रिपोर्ट्स कि फेसबुक तुम्हारी एक्टिविटी ट्रैक करता है भले ही तुम ऐप पर एक्टिव ना हो। लोगों की नज़र में फेसबुक अब एक फन जगह नहीं रहा जहां वो मीम्स और डॉग पिक्स पोस्ट करते थे। अब वो इसे क्रीपी मानने लगे थे और इस सारे डिस्ट्रस्ट के सेंटर में था जकरबर्ग। अब सच ये है कि उस वक्त जो बातें फेसबुक के बारे में फैलाई जा रही थी वो काफ़ी एग्जैजरेटेड थी। लेकिन जक पर बहुत प्रेशर था और अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश में उसे उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी जो उन्होंने की ही नहीं थी। इससे लोगों का ट्रस्ट पूरी तरह से टूट गया, ना सिर्फ जक पर बल्कि फेसबुक पर भी। जकरबर्ग खुद ये एडमिट कर चुका है कि उसने जिस तरह इन सिचुएशंस को हैंडल किया वो एक बड़ी गलती थी जिसने कंपनी को 20 साल पीछे धकेल दिया। तो फिर उसने क्या किया? उसने सिर्फ फेसबुक को मेटा में रिब्रांड नहीं किया, उसने खुद को भी रिब्रांड किया। अब अचानक जक को देखो, वो अमेरिकन फ्लैग के साथ सर्फिंग कर रहा है, एमएमए फाइट्स कर रहा है, पॉडकास्ट पर मज़ेदार बातें कर रहा है, कस्टम टी शर्ट्स पहन रहा है जैसे कोई क्वर्की टेक अंकल हो। अब चलो, थोड़ा क्रेडिट तो बनता है। शायद ये पर्सनालिटी पूरी तरह फेक नहीं है, लेकिन ये भी रैंडमली नहीं बनाई गई। मेटा ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जक की इमेज को दोबारा बनाने में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लोग इंसान पर ट्रस्ट नहीं करते तो कंपनी पर भी नहीं करते। और अब तक ये साफ है कि रीब्रांड काम कर गया है। रीब्रांड और जक के पर्सनालिटी अपडेट के बाद से मेटा का स्टॉक डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अब देखो, चांसेस हैं कि तुम अभी कोई $1 बिलियन कंपनी नहीं चला रहे हो, राइट? लेकिन ये बात तुम्हारे लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। चाहे तुम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो या बस अलग दिखना चाहते हो, लोग तुम्हें कैसे परसीव करते हैं वो कई बार ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू तुम असल में क्या कर रहे हो या कौन हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पूरी आइडेंटिटी को फेक बना लो। प्लीज़ डोंट डू दैट। लेसन ये है कि अगर तुम अपनी स्टोरी कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई और करेगा और उसका एंड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जक ने यह सबक हार्ड वे में सीखा। तुम वो गलती मत दोहराना। इंस्टेड अपनी स्टोरी को कॉन्शियसली शेप करो और खुद का वो वर्जन दिखाओ जो तुम्हारी फ्यूचर डेस्टिनेशन से मैच करता हो, क्योंकि तुम्हारी कहानी ही सब कुछ है। तो चलो बात करते हैं एलन मस्क की, जिसने अपनी पर्सनैलिटी को $100 अरब की PR मशीन में बदल दिया। लेकिन वो मशीन आखिरकार उसके खिलाफ ही काम करने लगी। पहले एलन को जाना जाता था दुनिया की सबसे एक्साइटिंग कंपनीज बनाने के लिए, और उसने ये सब किया लगभग पूरी तरह अपनी आइडेंटिटी की ताकत से। कुछ ही सालों में उसने स्पेसएक्स फाउंडेड किया, टेस्ला संभाली, बोरिंग कंपनी लॉन्च की, सोलर टेक्नोलॉजी, AI और न्यूरो टेक्नोलॉजी में भी हाथ आजमाया। और ये सब उसकी एक बड़ी बोल्ड विजन का हिस्सा था जो ह्यूमैनिटी को एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनाना चाहता था। एलन एक मिशन पर था और हर कोई इसे जानता था। उसने खुद को एक जीनियस, रिस्क टेकिंग इन्वेंटर, इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर के रूप में ब्रांड किया था। वो इंटेंस था, ऑकवर्ड था, लेकिन ब्रिलियंट भी था। और उसने वो बातें कहीं जो ज़्यादातर CEOs कहने की हिम्मत नहीं करते। वो सच में एक रियल लाइफ टोनी स्टार्क था। इतना पावरफुल इमेज था उसका कि एक वक्त टेस्ला की कीमत
टोयोटा, वोल्क्सवैगन, डैimler, फोर्ड और जनरल मोटर्स समेत अगले 36 सबसे बड़े ऑटोमेकर्स से ज़्यादा थी। और ये सब हुआ बिना कोई पैसा खर्च किए एडवर्टाइजिंग पर। क्यों? क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इलॉन का ट्विटर ही उनकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट था। जब भी उसने कोई फ्लेम थ्रोअर लॉन्च करने या रोबोट बनाने की बात की, हेडलाइंस बनी। जब भी उसने इंटरव्यू दिया, लाखों लोग उसे देखते थे। टेस्ला में काम करना इंजीनियर्स के लिए एवेंजर्स में शामिल होने जैसा था, और इन्वेस्टर्स के लिए ये आयरन मैन पर बैटिंग करने जैसा था। ज़्यादातर कंपनीज इसके लिए जान दे देते। इलॉन ने एक ऐसी कहानी बनाई जिसमें लोग खुद को शामिल देखना चाहते थे, और यही उसे धरती का सबसे अमीर इंसान बना गया। इसे कहते हैं फाउंडर लीड ग्रोथ मार्केटिंग। जब फाउंडर की पर्सनल ब्रांड ही कंपनी का सबसे बड़ा मार्केटिंग तरीका बन जाती है। कई कंपनीज ये करती हैं, लेकिन एलन की तरह किसी ने नहीं किया। लेकिन यहाँ एक कैच भी है, जब सही तरीके से किया जाए तो फाउंडर मार्केटिंग बहुत पावरफुल होती है, लेकिन ये बहुत रिस्की भी होती है। क्योंकि जब सब कुछ एक इंसान के इर्द गिर्द होता है, तो अगर वो इंसान गलती कर जाए तो क्या होगा। अब तुम्हें शायद बताने की ज़रूरत नहीं कि इलॉन के साथ क्या हुआ। वो अब भी एलन मस्क है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ट्वीट्स और ज़्यादा डार्क हो गई। उसने ऑनलाइन लड़ाइयाँ छेड़ी और जर्नलिस्ट्स पर अटैक किया। यहाँ तक कि खबरें आई कि उसने किसी को हायर किया जो उसकी जगह वीडियो गेम्स स्ट्रीम करता था, ताकि वो खुद को दुनिया के टॉप प्लेयर्स में दिखा सके। और इलॉन्स पॉलिटिक्स में रीसेंट एंट्री के साथ उसने कुछ रिग्रेटेबल कमेंट्स और भी ज़्यादा रिग्रेटेबल हैंड जेस्चर्स किए। हालात इतने ख़राब हो गए कि लोग उसे अनफॉलो ही नहीं कर रहे, बल्कि टेस्लास को तोड़ फोड़ रहे हैं और आग लगा रहे हैं। कुछ टेस्ला ओनर्स ने तो अपने कार्स से लोगो हटा दिया और दूसरे ब्रांड्स के स्टिकर्स लगा दिए, क्योंकि उन्हें एलन से जुड़ने पर शर्म आती है। ब्रांड के नज़रिए से ये सबसे बुरा सिनारियो है। इसीलिए जब ये वीडियो बन रही है, बाकी टेक मार्केट न्यू हाइस छू रही है, टेस्ला साल की शुरुआत से गिरती ही जा रही है, और यहाँ से मिलता है असली लेसन। एक वक्त था जब कोई भी पूछता कि एलन मस्क कौन है, तो जवाब होता वो इंसान है जो हमें मार्स तक ले जाना चाहता है। अब ये सब कंट्रोवर्सी है, यही अब सुनाई देता है, क्योंकि ध्यान तभी पावरफुल होता है जब वो फोकस्ड हो। एलन के गोल्डन एज में उसकी आइडेंटिटी क्रिस्टल क्लियर थी, और इससे वो अमीर बन गया। लेकिन अब ये सब शोर में डूब चुका है। देखो, शायद तुम टेस्ला जैसी कंपनी के फेस नहीं हो, लेकिन तुम अपनी रेपुटेशन, करियर या बिजनेस बना रहे हो। और अगर तुम सिर्फ अटेंशन के लिए अटेंशन की चेस कर रहे हो, तो तुम गलत रास्ते पर हो। अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो बस दिखने का एम मत रखो, बल्कि कुछ ऐसा करने का एम रखो जिससे तुम्हें याद रखा जाए। कंसिस्टेंट रहो और फोकस्ड रहो, क्योंकि अगर लोग नहीं जानते कि तुम किस लिए खड़े हो, तो वो सोचेंगे कि तुम किसी चीज़ के लिए नहीं हो। अब तक हमने दोनों एक्सट्रीम्स देखे हैं, सही? मार्क ज़करबर्ग की रिडेम्पशन स्टोरी और एलन मस्क का राइज एंड फॉल। अगर इन दोनों कहानियों से कुछ सीखना हो, तो वो ये है कि अटेंशन का खेल बहुत ट्रिकी है। ट्रस्ट बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी मुश्किल। और स्टैंड आउट करना आसान है, लेकिन फोकस्ड रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। तो अब देखते हैं एक ऐसे इंसान को जिसने ये काम बखूबी किया है। और मज़ेदार बात यह है कि ये अटेंशन का खेल है, लेकिन ये इंसान कभी फ्लैशी नहीं रहा, स्पॉटलाइट कभी चेस नहीं की, फिर भी दुनिया के सबसे ट्रस्टेड नामों में से एक बन गया। क्या आपने कभी वॉरेन बफेट इफेक्ट के बारे में सुना है? ये होता है जब वॉरेन बफेट, जो बर्कशायर हैथवे के लेजेंडरी सीईओ हैं और सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी, कोई स्टॉक खरीदते या बेचते हैं, तो अचानक हज़ारों इन्वेस्टर्स और फंड्स उनकी कॉपिंग करने लगते हैं। इस इफेक्ट की इतनी ताकत होती है कि कभी कभी बर्कशायर हैथवे को SEC से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि वो ये रिवील ना करें कि वो कौन सा स्टॉक खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर नाम जल्दी बाहर निकल गया तो सब लोग उस स्टॉक में जल्दी घुस जाते हैं और उनका पोजीशन पूरा बिल्ड होने से पहले ही भारी हो जाता है। असल में बफेट की रेपुटेशन हर डिसीजन को एम्पलीफाई करती है, और ये इसलिए क्योंकि उन्होंने गेम में सबसे कंसिस्टेंट पर्सनल ब्रांड को केयरफुली बनाया है। वो एक लॉन्ग टर्म थिंकर हैं, एक प्रिंसिपल्ड इन्वेस्टर हैं, और लोग उन पर भरोसा करते हैं। यही होता है जब आप अपनी आइडेंटिटी को सही तरीके से वेपनाइज करते हैं। मज़ेदार बात यह है कि अंकल वॉरेन फ्लैशी नहीं है, वो वायरल होने की कोशिश नहीं करते, और डेफिनेटली 3 बजे सुबह मीम ट्वीट नहीं करते। वो आज भी नेब्रास्का के उसी मॉडेस्ट घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में ख़रीदा था। वो मैकडॉनल्ड्स खाते हैं ब्रेकफास्ट में, दिन में 5 कैंस कोक पीते हैं, और 2020 में ही अपने ओल्ड स्कूल फ्लिप फ़ोन से आईफोन पे स्विच किए। लेकिन यही उनकी ताकत है। बफेट की पूरी आइडेंटिटी लॉन्ग टर्म विजडम के इर्द गिर्द बनी है। उन्होंने खुद को उस आदमी के रूप में पोजीशन किया है जो हमेशा फंडामेंटल्स पे बेट करता है। इसलिए जब लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कोई स्टॉक नहीं चुनते, बल्कि उन्हें चुनते हैं। जैसे वॉरेन बफेट जो भी छूते हैं सोना बन जाता है, और ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने समय के साथ कुछ ऐसा बनाया है जो पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता, भरोसा। जब हम बिलियनर्स के ब्रेन वॉशिंग की बात करते हैं ताकि वो और अमीर बन सकें, तो असल में हम यही कह रहे होते हैं। वो आपको हिप्नोटाइज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप पर भरोसा बना रहे हैं, क्योंकि जब आप भरोसा कर लेते हो, बाकी सब आसान हो जाता है। ट्रस्ट दुनिया की सबसे वैल्यूबल करेंसी है। बफेट ने इसे दशकों में धीरे धीरे बनाया, और अब लोग उनसे पैसा देने के लिए भीख मांग रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि भरोसा कितना जल्दी टूट सकता है ना? इसीलिए मेटा मिलियंस खर्च कर रहा है जक की इमेज को फिर से शेप करने में, और एलन ने ट्विटर खरीदने के लिए $44 बिलियन खर्च किए। उन्हें लोगों का भरोसा चाहिए, क्योंकि यही दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। तो जो भी आप बना रहे हो मेरे दोस्त, चाहे वो कोई ब्रांड हो, बिजनेस हो या आपकी करियर हो, याद रखो
कि आपकी आइडेंटिटी पहले से ही एक मैसेज भेज रही है। सवाल ये है कि क्या वो ट्रस्ट बना रही है या धीरे धीरे उसे जला रही है। ये था कि कैसे बिलियनर्स आपको ब्रेन वॉश करते हैं ताकि वो और अमीर बन सकें। याद रखो, अगर आप सक्सेस और वेल्थ बिल्डिंग के बारे में और सीखना चाहते हो तो ज़रूर वेल्थ वेक को सब्सक्राइब करो। हम आपको अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना।